गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की जो अप्रैल 2023 की क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग पेपर सेकंड सेमेस्टर 6। तो देखिए, ये जो वीडियो है ये टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट के लिए यूजफुल है, एमकॉम के स्टूडेंट के लिए यूजफुल है, एमबीए के स्टूडेंट के लिए यूजफुल है एंड बीबीए के स्टूडेंट के लिए भी। और अदर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है जिनके सिलेबस में कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग का पेपर होगा तो वो भी अपने टॉपिक देखकर ये वीडियो मतलब आपके जो टॉपिक है उसके अनुसार ये वीडियो आपको भी यूजफुल है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैं अभी हिंदी में सॉल्यूशन बना रही हूँ, लेकिन अगर आप अक्टूबर 2022 की क्वेश्चन पेपर देखेंगे कॉस्टिंग सेकंड की सेमेस्टर 6 की, तो ये और वो क्वेश्चन पेपर सेम है। सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो अलग है, लेकिन बाकी की जो क्वेश्चन पेपर है वो सेम है। प्रॉब्लम मतलब सेम है अक्टूबर 22 के एंड अप्रैल 23 के। वो जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं, वो मराठी में है, ये मैं हिंदी में बना रही हूँ। मतलब इसके ऑब्जेक्टिव और अक्टूबर 22 के ऑब्जेक्टिव सिर्फ अलग है, लेकिन प्रॉब्लम सेम है, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। तो जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट है वो भी वीडियो देख सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पेपर सेम है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, ये है अप्रैल 2023 की क्वेश्चन पेपर। अक्टूबर की क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैंने अपलोड की है, मतलब कॉस्टिंग सेकंड की जो अक्टूबर 23 की क्वेश्चन पेपर है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अक्टूबर 22 की अवेलेबल है, अप्रैल 22 की अवेलेबल है। आप सिर्फ सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की जो क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वो देखिए, उसमें आपको सभी क्वेश्चन पेपर्स और उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो देखिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, और जो अक्टूबर की क्वेश्चन पेपर है वो मतलब 22 की। तो इनमें सिर्फ डिफरेंस है, लेकिन बाकी प्रॉब्लम जो है वो सेम। आपकी जो अक्टूबर की 22 की क्वेश्चन पेपर थी उसी तरह से प्रॉब्लम्स आए थे। तो सिर्फ यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें डिफरेंस है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। फिल इन द ब्लैंक्स। अंडर जॉब कॉस्टिंग ईच जॉब इज सेपरेटली। तो यहाँ पर आइडेंटिफिएबल, अननोन, लॉजिकल, वेरिएबल, इस तरह से चार ऑप्शंस थे। तो इसका आंसर है आइडेंटिफिएबल। देन इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग द टोटल लॉस ऑफ इफ एनी इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है रिटेंशन मनी सर्व एज डैश डैश विद द कॉन्ट्रैक्टी। तो इसका आंसर है सिक्योरिटी। Next, an escalation clause usually referred to change in price of material. In process industries, there is a flow of dash dash from one operation to next operation. तो इसका आंसर है मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है a dash dash contain all relevant information regarding production and other details of job. तो इसका आंसर है प्रोडक्शन ऑर्डर। अभी है मैच द पेयर्स। सर्विस कॉस्टिंग इसका पेयर है
तो देखिए सर्विस कॉस्टिंग का पेयर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, देन रनिंग चार्जेस का पेयर है इजीली कंट्रोलेबल, कॉस्ट एट प्रोसेस इसका पेयर है वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का पेयर है टर्मिनल कॉस्टिंग, एंड एबनॉर्मल लॉस का पेयर है ओवर एंड अबव द नॉर्मल लॉस। यहाँ पर 4 शॉर्ट नोट थी, उसमें से आपको कौन सी भी 2 लिखनी थी। हर एक चैप्टर के ऊपर एक शॉर्ट नोट पूछी जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। तो सेम ये क्वेश्चन अक्टूबर 22 के क्वेश्चन पेपर में भी है। ये अप्रैल 23 की क्वेश्चन पेपर है, लेकिन सेम क्वेश्चन जो है वो अक्टूबर 22 की क्वेश्चन पेपर में भी है। और ये बुक में का क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है। इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे पास बनाई हुई है, मतलब आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं फास्ट में आपको ये प्रॉब्लम समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार करना होता है, तो इसलिए हमने एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर किया है। तो मैंने बुक में का ही प्रॉब्लम लिया है, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ यहाँ पर जो नाम है वो चेंज हुआ है। यहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्ट ए बोला है, लेकिन बुक में जो है वो कंपनी का नाम था। तो इसलिए मैंने वही जो ये है बुक में का प्रॉब्लम, वही यहाँ पर डायरेक्टली ले लिया है सॉल्यूशन में। तो देखिए मटेरियल इशू टू कॉन्ट्रैक्ट ये डेबिट साइड में लेते हैं हम। जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी हम डेबिट में लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मटेरियल इशू टू कॉन्ट्रैक्ट 1,60,000 है। मटेरियल रिटर्न जो है 4,000 तो क्रेडिट में लेंगे हम। मटेरियल ऑन साइट मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये भी क्रेडिट में लेंगे। मटेरियल ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट बी मतलब हमने ट्रांसफर किया है, तो ये भी क्रेडिट में आएगा। मतलब ये जो 3 आइटम है वो क्रेडिट में आएंगे। बाकी के जो है डायरेक्ट लेबर, चार्जेबल एक्सपेंसेस, वेजेस पेएबल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन हायर ऑफ स्पेशल मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये आइटम जो है वो डेबिट में आएंगे। और प्लांट इंस्टॉल का जो है वो हम डायरेक्टली डेप्रिसिएशन दिखा सकते हैं, या फिर प्लांट इंस्टॉल डेबिट में लेंगे। और बाकी जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा प्लांट का वो क्रेडिट में लेंगे। दोनों में से किसी भी तरह से ले सकते हैं। तो पहले हम बाकी के जो एक्सपेंसेस है वो ट्रांसफर कर लेते हैं। तो मैंने सॉल्यूशन लास्ट में लिए है सभी, पहले क्वेश्चन पेपर यहाँ पर रखी है और यहाँ पर अब यहाँ सॉल्यूशन ले रही हूँ। तो देखिए मटेरियल इशू टू कॉन्ट्रैक्ट डेबिट में लीजिए, डायरेक्ट लेबर डेबिट साइड में लिया हमने 1,40,000, चार्जेबल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड में लिए 6,000, वेजेस पेएबल डेबिट में, क्योंकि एक्सपेंसेस एंड जो मटेरियल आता है कॉन्ट्रैक्ट पे पास वो डेबिट में आता है। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000, हायर ऑफ स्पेशल मशीनरी 10,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 25,000। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर हमने क्रेडिट में लिया, मटेरियल एट साइट क्रेडिट में लिया, मटेरियल ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट भी ये भी हमने क्रेडिट में लिया। और कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट एट सर्टिफाइड एंड वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड ये 2 आइटम हमने क्रेडिट में लिए। अभी जो प्लांट था, तो प्लांट का हमने क्या किया है, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किया है वर्किंग नोट में। तो देखिए प्लांट जो यहाँ पर बताया गया है, इंस्टॉलेशन चार्जेस है 5,000, प्लांट की कॉस्ट है 75,000। तो इन दोनों की हमने टोटल की 75,000 प्लस 5,000। और उसमें से हमने ये जो क्लोजिंग स्टॉक दिया था 65,000 वो माइनस किया, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाई है जहां पर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। तो देखिए 75,000 प्लस 5,000, उसमें से 65,000 माइनस किए तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आई है 15,000। तो हमने यहाँ पर डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन लिया प्लांट के ऊपर का 15,000। तो इस तरह से हमने ये स्टेटमेंट कंप्लीट किया है। इसके क्रेडिट की टोटल की 4,78,000, डेबिट में लिखी 4,78,000, इसमें से डेबिट माइनस करके नोशनल प्रॉफिट निकाला 60,000। वो यहाँ पर कैरिड डाउन होता है और यहाँ पर ब्रॉट डाउन होता है। अभी हमें एक वर्किंग नोट करनी है। हमें प्रॉब्लम में जो कैश रिसीव्ड दी है, तो वो कैश रिसीव्ड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और ये जो नोशनल प्रॉफिट है ये लेकर हमें एक कैलकुलेशन करना होता है, जहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस का कितने अमाउंट जाएगी वो निकालते हैं। तो देखिए कैश रिसीव्ड जो है 3,78,000 है, एंड वर्क सर्टिफाइड जो है वो 4,20,000 है। मतलब कैश रिसीव्ड जो है वो 3/4 से ज्यादा है
या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाफ से ज्यादा है, हाफ से तो ज्यादा है ही, 3/4 अमाउंट से ज्यादा है। सो यहाँ पर हमें जो परसेंटेज लेने होते हैं वो उसके अनुसार होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट of notional profit to be credited to profit and loss account as the value of work certified 4,20,000 is more than half of contract price 6 lakh। जो contract price है वो 6 लाख है और वर्क सर्टिफाइड जो है वो है 4,20,000, मतलब हाफ से ज्यादा है। तो हम फॉर्मूले में क्या लेंगे, 2/3 लेंगे। अगर हाफ से कम होता है तो वो कितना है, उस तरह से फॉर्मूला चेंज होता है यहाँ पर, इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो हमने अमाउंट लिखी 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट 60,000 इंटू कैश रिसीव्ड 3,78,000 अपॉन वर्क सर्टिफाइड 4,20,000। कैलकुलेशन करने के बाद हमारी अमाउंट आई 36,000। तो हमने यहाँ पर डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया 36,000 और यहाँ पर क्रेडिट की टोटल डेबिट में लिखकर बैलेंसिंग फिगर रिजर्व की निकाली 24,000। ये प्रॉब्लम ऑलरेडी बुक का ही है और क्वेश्चन पेपर अक्टूबर 22 की जो है उसमें भी ये सेम प्रॉब्लम आया था। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे, पहले ये बात फिर से दिखा देती हूँ आपको सोल्यूशन। हाँ, तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर आया था। तो वो जो प्रोसेस कॉस्टिंग का प्रॉब्लम है वो भी सेम अक्टूबर 22 के क्वेश्चन पेपर का ही है। तो उसका सॉल्यूशन उस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन में भी मैंने दिया है। वंस अगेन आपको ये वीडियो मैंने हिंदी में बनाई है तो हिंदी में दे देती हूँ। यहाँ पर देखिए 3 डिपार्टमेंट है ए बी सी और उनकी जो इंफॉर्मेशन है मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस दी गई है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,500 है और वो हमें अपोर्शन करने हैं डायरेक्ट मटेरियल के रेशो में। मतलब डायरेक्ट मटेरियल का रेशो कितना है, 2:1:1। ये कैसे निकाला, 0 0 कैंसिल कर दिए तो 2:1:1। तो ये 4,500 2:1:1 में अपोर्शन करने हैं। और जो यूनिट्स है वो मंथली मंथली पीरियड के 1,000 यूनिट है प्रोडक्शन के। तो हम कैलकुलेशन करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का, जो अकाउंट है प्रोसेस अकाउंट वो तैयार करते हैं। 3 प्रोसेस है इसीलिए हमें 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम प्रोसेस कॉस्टिंग का ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पहले लिखा ऊपर इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम, कंपनी का नाम यहाँ पर है ए प्रोड्यूस, मतलब यहाँ पर जो 22 की क्वेश्चन पेपर थी वहां पर अशोका लिखा था तो हम यहाँ पर ए लिमिटेड लिख देते हैं। ओके, तो इंट्रोड्यूस कितने यूनिट किए हैं हमने, 1,000 यूनिट। तो डेबिट साइड में सभी आइटम आएंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो हमें क्या करने हैं, अपोर्शन करने हैं। तो किस तरह से अपोर्शन करने हैं, तो यहाँ पर हमें जो अमाउंट दी गई है उस तरह से हमें अपोर्शन करने हैं मटेरियल की। तो मटेरियल की अमाउंट है 2,000, 1,000 एंड 1,000। तो 2:1:1 इस रेशो में हमें अपोर्शन करने हैं। तो देखिए हमने डायरेक्ट मटेरियल 2,000 लिखा, डायरेक्ट लेबर 1,500 है तो वो डायरेक्ट लेबर 1,500 लिखा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 300 है तो 300 लिखा। अभी पर यूनिट के कॉस्ट में हमने क्या किया, कॉस्ट पर यूनिट में जो इन सभी अमाउंट्स को 1,000 से डिवाइड किया तो उसका पर यूनिट का रेट आया ₹2, ₹1.50 एंड 0.30। अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो हमने 2:1:1 यानी कि 2+1+1 कितना होता है, 4 होता है। और ए जो है डिपार्टमेंट उसको कितना रेशियो है, 2 है तो 2/4। तो इस तरह से हमने कैलकुलेशन किया, मतलब 4,500 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 2,250 और उसको 1,000 से डिवाइड करके पर यूनिट का रेट आया 2.25। अभी हम ये टोटल कर देंगे क्योंकि क्रेडिट में कुछ भी नहीं है तो यही टोटल क्रेडिट में भी आएगी। तो यहाँ पर डेबिट की टोटल हमने की और वो क्रेडिट में लिखी बाय प्रोसेस बी अकाउंट, ये नेक्स्ट प्रोसेस को पास होगा। अभी नेक्स्ट प्रोसेस का जो अकाउंट है प्रोसेस बी का वो हम निकाल रहे हैं, प्रोसेस बी का अकाउंट। अभी जो बी के कॉलम में मटेरियल लेबर की अमाउंट है वो हम यहाँ पर लेंगे प्रोसेस बी के कॉलम में। तो देखिए पहले ये जो प्रोसेस ए से ट्रांसफर होके आया है 6,050
एंड 6.05 ये पहले लेंगे हम टू प्रोसेस ए अकाउंट। देन हमने मटेरियल, लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिए जो हमें प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिए गए थे, तो वो हमने लिए 1700 एंड 100। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो हमने कैसे निकाले हैं, अभी जो रेशो है वो है 1/4, क्योंकि 4 कहाँ से आए, तो 2:1 है, तो हमने उनकी टोटल कर दी, वो 4 है, तो 1/4, तो हमने 4500 को 4 से डिवाइड किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया 1050। अभी पर यूनिट के अमाउंट निकालने के लिए फिर से हम 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 6, ये तो पहले से निकाला हुआ था। 1000 को 1000 से डिवाइड किया तो अमाउंट आई ₹1। देन 700 को 1000 से डिवाइड किया, अमाउंट आई 0.70। 100 को 1000 से डिवाइड किया, अमाउंट आई 0.10। और 1050 को 1000 से डिवाइड किया, अमाउंट आई 1.05। तो इस तरह से हमने सेकंड जो अकाउंट है प्रोसेस बी का वो निकाला, यहाँ पर टोटल कर दी, वो क्रेडिट में लिखी, और यहाँ पर लिखा बाय प्रोसेस सी अकाउंट। इस तरह से हमारा सेकंड प्रोसेस का अकाउंट भी कंप्लीट हुआ। अभी प्रोसेस थर्ड जो है सी, उसका हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। आप वन टाइम सभी अकाउंट ड्रॉ करके सभी की पोस्टिंग वन टाइम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1 बाय 1 अकाउंट प्रिपेयर करो, सिर्फ एक लाइन आपको छोड़नी पड़ेगी पिछले प्रोसेस का जो अमाउंट है वो आगे लेने के लिए। अभी देखिए सी के कॉलम में 1800 एंड 100 है, ये हम लेंगे, और 4500 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो 1/4 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रोसेस सी का अकाउंट लिया है अभी, तो प्रोसेस सी को हम पहले ये 8900 पोस्टिंग करेंगे, बाद में बाकी के अमाउंट लेंगे। तो प्रोसेस सी का अकाउंट पहले हमने प्रोसेस बी से आई हुई अमाउंट ली, बाद में हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिए, उसको 1000 से डिवाइड करके यहाँ पर यूनिट की अमाउंट निकाली, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो 1/4 लिखे, क्योंकि रेशो था 2:1:1, सो 1/4 लिखे यहाँ पर। तो इस तरह से हमने जो अमाउंट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट की है। और ये जो लास्ट का प्रोसेस है, सो यहाँ पर जो आएगा वो फिनिश स्टॉक है हमारा। तो फिनिश स्टॉक कितना आया, टोटल में 12,000 और पर यूनिट में ₹12। बहुत ही इजी होता है प्रोसेस कॉस्टिंग का प्रॉब्लम, सिर्फ जहां पर आपको एबनॉर्मल लॉस या फिर स्क्रैप दिया होता है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है। तो हमारे चैनल पर सभी वीडियोस प्रोसेस कॉस्टिंग के भी अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या फिर आप कौन सी भी कॉस्टिंग वीडियो ओपन कीजिए, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सभी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग का प्रॉब्लम था ये भी कंप्लीट हुआ। देखिए ये प्रॉब्लम है प्रोसेस कॉस्टिंग का, और इसका सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। अभी थर्ड प्रॉब्लम जो है वो सर्विस कॉस्टिंग का है, उसके भी सभी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या फिर कौन से भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं कॉस्टिंग के। तो देखिए सर्विस कॉस्टिंग का प्रॉब्लम है, ये भी सेम अक्टूबर 22 के क्वेश्चन पेपर के अनुसार ही आया था, लेकिन ये प्रोसेस कॉस्टिंग को और पूछा गया था, मतलब आप प्रोसेस का सॉल्व कीजिए या फिर सर्विस का, इस तरह से और में पूछा गया था। तो ये सर्विस कॉस्टिंग का प्रॉब्लम है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कॉस्ट पर रनिंग माइल ऑफ रोड लाइन ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो यहाँ पर माइलेज रन दिए है एनुअली 15,000 माइल, कॉस्ट ऑफ व्हीकल है 2,50,000, रोड लाइसेंस है एनुअली 7,500, एनुअल इंश्योरेंस है 7,000, एनुअल गैरेज रेंट है 7,250, सुपरविजन एंड सैलरीज है एनुअली दी हुई 24,000। तो जो एनुअल एनुअल है ना, या फिर मंथली जो दिए जाते हैं, तो उसको स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं, तो उसका कैलकुलेशन जो है हमें वो एनुअल या फिर पर मंथ के कॉलम में करना पड़ता है। और बाकी के कुछ जो अमाउंट्स होते हैं वो हवर में होते हैं, तो उसका अलग से कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसको हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मतलब रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस, इस तरह से। तो हमें ये जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से प्रिपेयर करना है। मैंने सॉल्यूशन वन टाइम लिया है, सो सॉल्यूशन 1 बाय 1 यहाँ पर है। देखिए स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर, इस तरह से पहला कॉलम पर्टिकुलर का आएगा, सेकंड कॉलम ईयर का,
थर्ड कॉलम पर किलोमीटर का आएगा। तो यहाँ पर हमें पहले स्टैंडिंग चार्जेस लेने पड़ते हैं। तो जो स्टैंडिंग चार्जेस है वो हम जो एनुअल एनुअल दिए गए हैं वो लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रोड लाइसेंस फीस, गैरेज रेंट, देन सुपरवाइजर्स एंड सैलरी, सुपरविजन एंड सैलरी, इंश्योरेंस एंड इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल। तो ये जो इंटरेस्ट है वो लास्ट में दिया था 5% ऑन कॉस्ट। तो इस तरह से हमने ये पर ईयर के या फिर पर एनम के कॉलम में हम लेंगे जो एनुअली एनुअली दिए हैं और इनकी टोटल कर देंगे। तो ये आई है 34,000। तो देखिए यहाँ पर जो है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। आप बोलेंगे कि इंटरेस्ट कहाँ से आया। यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज 15% ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल दिया गया था। तो ये जो इंटरेस्ट है ये हमने कॉस्ट ऑफ व्हीकल पर निकाला है। कॉस्ट ऑफ व्हीकल 2,50,000 है। तो 2,50,000 के ऊपर हमने क्या किया है, एनुअली इंटरेस्ट निकाला है 15%। तो 15% कैलकुलेट करके यहाँ पर लिया है। एक मिनट, मैं चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। सॉरी, थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पर माइल लेना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम में पर माइल है। ये जो प्रॉब्लम है ये सेम है, पर लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट्स है वो चेंज है। मतलब अक्टूबर 22 की जो क्वेश्चन पेपर है उसी की तरह से सेम प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट्स है वो थोड़ी सी चेंज है। तो हम यहाँ पर कॉस्ट पर रनिंग माइल लेंगे किलोमीटर के अलावा, और यहाँ पर जो माइल माइल बता है इसके अनुसार हम पर माइल लेंगे। तो देखिए पहले हमने क्या करना है, स्टैंडिंग चार्जेस निकालने हैं। तो स्टैंडिंग चार्जेस के लिए हम एनुअली जो अमाउंट ली है वो लेंगे। तो उसमें रोड लाइसेंस आएगा 7,500, एनुअल इंश्योरेंस 7,000, एनुअल गैरेज रेंट 7,250, सुपरविजन एंड सैलरी 24,000। और हमने यहाँ पर इंटरेस्ट निकाला है 15% ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल। तो कॉस्ट ऑफ व्हीकल 2,50,000 है, उसके ऊपर 15% यानी कि 37,500 वो हमने वर्किंग नोट में भी लिखा है। तो इस तरह से हमने अमाउंट ली, सभी अमाउंट की हमने क्या की, टोटल की। तो वो आई 83,250। अभी इसको हमें क्या करना है, एनुअल जो माइल से उससे डिवाइड करना है, मतलब पर माइल के अमाउंट निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमें एनुअल माइल्स दिए हैं 15,000 माइल्स। तो हमें 15,000 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमने यहाँ पर 83,250 को 15,000 माइल से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 1.70। तो हम लेंगे स्टैंडिंग चार्जेस जो है, सॉरी 1.70 नहीं आया है, 5.55 आया है, 5.55। तो हम स्टैंडिंग चार्जेस के सामने लेंगे 5.55। यहाँ पर माइल के कॉलम में 5.55। अभी हमें मेंटेनेंस चार्जेस निकालने हैं। मतलब ए में हम स्टैंडिंग चार्जेस लिखेंगे, बी में मेंटेनेंस चार्जेस। तो मेंटेनेंस चार्जेस में दो आइटम आएंगे, एक आएगा रनिंग एंड मेंटेनेंस, दूसरा आएगा टायर्स एंड बैटरीज। तो यहाँ पर रनिंग एंड मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो हवरली दी गई है हमें। हाँ, यहाँ पर देखिए रनिंग एंड मेंटेनेंस पर माइल दी गई है डायरेक्टली 1.65, एंड टायर एलोकेशन भी पर माइल दिए गए हैं 0.80। तो ये हम डायरेक्ट लेंगे क्योंकि इस पे कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पर माइल दी है। तो हम यहाँ पर रनिंग एंड मेंटेनेंस एंड जो टायर्स एंड बैटरीज है वो लेंगे पर माइल के कॉलम में 1.65 एंड 0.80। नेक्स्ट है सी, रनिंग चार्जेस। तो रनिंग चार्जेस में आएगी ड्राइवर सैलरी या फिर ड्राइवर्स वेजेस, देन कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। तो पहले हम ड्राइवर्स वेजेस का कैलकुलेशन करते हैं वर्किंग नोट में। तो देखिए यहाँ पर जो ड्राइवर्स वेजेस है वो हवरली दिए गए हमें। एक हवर के लिए कितने ड्राइवर्स वेजेस है, 30 रुपीज है। और कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है वो 1 आवर के लिए 20 रुपीज है। यहाँ पर माइल रन पर लीटर दिए गए हैं 20 माइल्स। तो हम 20 से उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वर्किंग नोट निकालेंगे हम। तो वर्किंग नोट में हम कॉस्ट ऑफ डीजल या फिर फ्यूल लिखेंगे। तो वो 20 रुपीज है,
तो उसको 20 से डिवाइड करेंगे, 20 माइल बताया है तो 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आया है ₹1। और जो ड्राइवर्स वेजेस है तो वो ड्राइवर्स वेजेस 30 रुपीज दिए गए हैं और उसको हम 20 माइल से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आया 1.5। तो हम यहाँ पर अभी लिखते हैं ड्राइवर्स वेजेस के सामने 1.5 एंड कॉस्ट ऑफ फ्यूल के सामने 1। अभी हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। तो डेप्रिसिएशन के लिए यहाँ पर हमें जो डेप्रिसिएशन बताया गया है वो कितना है, देखिए कॉस्ट ऑफ व्हीकल है 2,50,000, व्हीकल रन 20 माइल्स पर हावर एंड एवरेज वो तो दिया है हमने, वो लिया है पहले से ही। अभी एनुअल जो माइलेज है उसके वो है 15,000 माइल। तो डेप्रिसिएशन के लिए हमें डेप्रिसिएशन का रेट चाहिए होता है, तो वो हम रेट देखते हैं यहाँ पर। डेप्रिसिएशन का रेट यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो बाकी सभी अमाउंट्स हमने ली है, डेप्रिसिएशन नहीं है इसमें। एस्टिमेटेड लाइफ दिया गया है, यहाँ पर है 1 लाख माइल से एस्टिमेटेड लाइफ, और उसकी कॉस्ट जो है वो है 2,50,000। तो हम 2,50,000 को 1 लाख माइल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो पर माइल की हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन के लिए 2,50,000 जो कॉस्ट थी उसको 1 लाख माइल से, मतलब एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ है क्योंकि स्क्रैप वैल्यू वगैरह नहीं दी गई थी, तो डायरेक्टली हमने 1 लाख माइल से डिवाइड किया, तो आंसर आया 2.50। तो यह इस तरह से हमने डेप्रिसिएशन निकाला। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन के सामने हम लिखेंगे 2.50 या फिर 2.5। तो अभी सभी कैलकुलेशन हो गए हैं। जो इंटरेस्ट था वो हमने यहाँ पर वर्किंग नोट में निकाला था 15% ऑन 2,50,000। तो इस तरह से हमने कुछ वर्किंग नोट प्रिपेयर की है। तो ये वर्किंग नोट्स है, पहले स्टैंडिंग चार्जेस, बाद में कॉस्ट ऑफ फ्यूल, बाद में डिप्रिसिएशन, देन ड्राइवर्स वेजेस एंड इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल। तो इस तरह से हमने कैलकुलेशन किया। तो अभी हमें क्या करना है, पर माइल की जो कॉलम है इनकी टोटल करनी है, तो वो टोटल आई ₹13। मतलब जो रनिंग की कॉस्ट है पर माइल की वो है ₹13। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम कंप्लीट किया है। ये प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर जो है ना वो अक्टूबर 22 का था, इस प्रॉब्लम का सर्विस कॉस्टिंग का। बाकी के तो दो प्रॉब्लम सेम ही थे लेकिन अमाउंट चेंज थी। तो यहाँ पर थोड़ी तो अमाउंट जो थी वो क्या थी, चेंज थी, बाकी का सभी सेम था, स्ट्रक्चर सेम था। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यहाँ पर हमारी अप्रैल 2023 की क्वेश्चन पेपर जो है कॉस्टिंग सेकंड की वो कंप्लीट हुई है। वंस अगेन मैं सभी क्वेश्चन पेपर एंड उसकी जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव के आंसर मैंने पहले से ही बता दिए हैं आपको। ये प्रॉब्लम्स कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, देन ये प्रोसेस कॉस्टिंग का, ये सर्विस कॉस्टिंग का, ये सॉल्यूशन सर्विस कॉस्टिंग का, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सॉल्यूशन, और ये प्रोसेस कॉस्टिंग का सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने कॉस्टिंग सेकंड की अप्रैल 2023 की क्वेश्चन पेपर कंप्लीट की है। थैंक यू।